हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है सर्वोत्तम क्लासेज में। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था आधुनिक इतिहास और आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आपको पढ़ाने जा रहा हूं अगला टॉपिक। और मैंने पीछे जो वीडियो बनाया उसमें आपको बताया था कि यूरोपीय कंपनी भारत की ओर क्यों अपना रुख कर रहे थे, क्यों भारत की ओर आ रहे थे। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको आगे बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिएगा आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज क्या क्या पढ़ेंगे इससे पहले मैं आपको पीछे वाला चीज़ याद आपको दिलाना चाहता हूँ। मैंने आपको पीछे बताया था कि भारत की ओर क्यों आ रहे थे ये लोग। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था, कुस्तुनतुनिया जगह था, वहाँ पे उस्मानियों का कब्जा हो गया था। और कब्जा हो गया तो दोनों के बीच और विवाद बढ़ गया, और विवाद बढ़ा तो ये लोग जो उस्मानी थे और जो यूरोप के वासी थे, वो जब व्यापार करने आते थे भारत में तो ये लोग अपना टैक्स बढ़ा दिए, जिससे कि यूरोपियों को व्यापार करने में बहुत घाटा हो रहा था। इसलिए लोग एक नए रास्ते की खोज में चले गए कि एक नया रास्ता खोजा जाए भारत तक पहुंचने के लिए। और फिर इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए दो देश सबसे अग्रणी थे, स्पेन और पुर्तगाल। सबसे पहले स्पेन का एक यात्री निकलता है जिसका नाम था कोलंबस 1492 ईस्वी में। खैर इससे पहले भी एक यात्री निकल चुका था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। यह पुर्तगाल का यात्री था, बार्थोलोमियो डियाज। क्या था? बार्थोलोमियो डियाज। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने किसका खोज किया था? आशा अंतरिक्ष का खोज किया था। आशा अंतरिक्ष, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। लेकिन इसी का बार्थोलोमियो डियाज ने एक और नाम दिया था। इसी का बार्थोलोमियो डियाज ने जो नाम दिया था उसका नाम है केप ऑफ स्टॉर्म्स। केप ऑफ स्टॉर्म्स बार्थोलोमियो डियाज ने इसलिए कहा था, स्टॉर्म्स मतलब होता है तूफान, धुंध होता है, मतलब आगे जाने लायक इनको रास्ता नहीं दिख रहा था बार्थोलोमियो डियाज को। यह जो जगह है आशा अंतरिक्ष, अफ्रीका महादेश के सबसे निचला, सबसे दक्षिणी छोर है, जहां तक बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में पहुंच चुका था। 1487 ईस्वी में पहुंच चुका था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया और भारत तक नहीं पहुंच पाया, और वह आशा अंतरिक्ष से ही अपने देश पुर्तगाल लौट गया। और फिर 1492 में स्पेन का एक यात्री निकलता है, स्पेन का एक खोजी निकलता है भारत के खोज में, इंडिया के खोज में 1492 ईस्वी में। लेकिन वह भारत न पहुंचकर वह दूसरे देश अमेरिका पहुंच जाता है, वेस्ट इंडीज पहुंच जाता है, और वहां के आदमियों को इंडिया के आदमी समझकर रेड इंडियन नाम धर दिया। खैर वो तो विश्व इतिहास का एक टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आज पढ़ना है आपको भारत में यूरोपियों का आगमन, और उसमें भी खास करके पुर्तगालियों का आगमन। तो सबसे पहला पुर्तगाली हुआ कौन जो भारत में पहुंचा? हाँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा वास्को डी गामा का, जो 1498 ईस्वी में भारत में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। इसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ये लोग क्यों भारत में आ रहे थे मैंने आपको कल बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर आपको फिर समझ में नहीं आने वाला है। ध्यान से सुनिए, आया कौन 1498 ईस्वी में? वास्को डी गामा। अब ये वास्को डी गामा आया तो इन लोगों का कुछ उद्देश्य था। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ तो सबसे पहले आया कौन? तो मैंने आपको बताया वास्को डी गामा। इससे पहले भी असफल प्रयास किया जा चुका था बार्थोलोमियो डियाज और कोलंबस के द्वारा। बार्थोलोमियो डियाज 1487 में निकला, लेकिन वह अफ्रीका महादेश के दक्षिणी छोर तक
आशा अंतरिक्ष तक पहुंचकर वहां से फिर लौट गया, क्योंकि उसके आगे उसे रास्ता दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ तूफान नजर आ रहा था, धुंध नजर आ रहा था, कुहासा नजर आ रहा था। लेकिन अन्य लोगों को लगा कि यह तो आशा है, होप है कि इसके आगे रास्ता हो सकता है। इसलिए अन्य लोगों ने नाम धर दिया इसका आशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप। अच्छा आशा है, इस केप से अच्छा आशा है कि आगे रास्ता मिल सकता है भारत के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ता है केप ऑफ गुड होप। लेकिन बार्थोलोमेव डियाज को वहां तो धुंध नजर आया, तूफान नजर आया, इसलिए उसे स्टॉर्म्स ने नाम दिया, केप ऑफ स्टॉर्म्स। लेकिन 1498 में इसी केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करके वास्को डी गामा भारत तक पहुंचा। अब जो वास्को डी गामा भारत तक पहुंचा तो यह एक गुजराती पथ प्रदर्शक के सहायता से पहुंचा था, और उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस पथ प्रदर्शक का नाम है अब्दुल मजीद या अब्दुल मनीक भी कहीं कहीं मिलता है, कल मैंने बताया भी था। अब्दुल मजीद या अब्दुल मनीक यह एक गुजराती व्यापारी था जो पथ प्रदर्शक का काम किया वास्को डी गामा के लिए, जो वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखलाया। और वास्को डी गामा इनके बताने पर ही भारत में कालीकट बंदरगाह पे 1498 ईस्वी में पहुंचा, और यह जल मार्ग से आने वाला प्रथम यूरोपीय था। इसलिए यह बात पूरे क्षेत्र में फैल गया, और वहां के स्थानीय शासक भी पहुंचे। जब उनको पता चला कि एक यूरोपीय आया है हमारे देश भारत में, व्यापार करने आया है, इसलिए वहां के स्थानीय शासक जिन्हें जमोरिन कहा जाता था वो आए और खूब स्वागत किया इनका, वास्को डी गामा जी का, और स्वागत हुआ। अब ये लोग आए थे क्यों भाई? तो इनका मुख्यतः 3 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो व्यापार का था, जो आप लोग जानते ही हैं। पहला उद्देश्य क्या था? व्यापार का था। दूसरा उद्देश्य था, देखिए मैं उद्देश्य आपको 3 बताया। पहला उद्देश्य था इनका व्यापार का, दूसरा उद्देश्य इनका धार्मिक प्रचार प्रसार था, धार्मिक प्रचार प्रसार। अभी मैं समझा रहा हूं आपको कि यह है क्या। तीसरा इनका था जो उद्देश्य, वो था अरब सागर पर कब्जा, अरब सागर पर आधिपत्य। अब तीनों उद्देश्य लेकर ये लोग क्यों आए थे भारत में भाई? व्यापार तक तो ठीक था। अब ये लोग अपना धर्म, जो ईसाई धर्म के थे, अपना प्रचार प्रसार भारत में करना चाहते थे, ये भी चलो ठीक ही था, मिला जुला कर ठीक ही था कि हाँ प्रचार प्रसार करो भाई। अगर किसी को धर्म परिवर्तन करने का मन था तो करता, अगर नहीं मन रहा था तो नहीं करता। ये दोनों तो समझ में आता है कि चलो ये दोनों ठीक था। लेकिन ये तीसरा, अरब सागर पर आधिपत्य, अरब सागर पे कब्जा, क्यों भाई? अरब सागर पे कब्जा क्यों? ये लोग अपने मन में बनाकर आए थे कि अरब सागर पे कब्जा करना हमारा उद्देश्य है। इनका 3 उद्देश्य मुख्यतः है, पहला व्यापार, दूसरा धार्मिक प्रचार प्रसार, और तीसरा है अरब सागर पर अधिकार, अरब सागर पे पुर्तगालियों का अधिकार करना। यही इनका उद्देश्य था। अब अगर आप विश्व का मैप देखें तो ध्यान दीजिएगा, यहां अगर आप भारत से व्यापार करना चाहते हैं तो यूरोपीय लोग थे, यहाँ पे पुर्तगाल से अगर आप भारत में, देखिए यहाँ है भारत, अगर आप भारत से व्यापार करना चाहते हैं तो या तो आप यूरोप से डायरेक्ट आ जाइए यहाँ स्थल मार्ग से, या फिर ऐसे घूम कर आइए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो स्थल मार्ग है यही इनका बाधित हो गया था। उस्मानियों ने यहाँ पे जो जगह था कुस्तुनतुनिया, वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया उस्मानियों ने। अब कब्जा कर लिया और टैक्स भी साथ साथ बढ़ा दिया, तो इन लोगों को बहुत महंगा व्यापार पड़ने लगा। तो ये लोग अब अलग रास्ता खोजने लगे थे, और ये लोग जल मार्ग की रास्ता खोजने लगे, और जल मार्ग से अफ्रीका महादेश के तट से होते होते यहाँ भारत तक पहुंचे। और जब आप भारत के साथ अच्छे से व्यापार करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ है अरब सागर। ये पूरा हिंद महासागर है, लेकिन हिंद महासागर का ही भाग कहलाता अरब सागर।
और यह है अरब क्षेत्र, जहां मुस्लिम शासक ये सब रहते थे, मुस्लिम व्यापारी रहते थे। यहाँ भारत में पहले मुस्लिम व्यापारी भी व्यापार करने आया करते थे। मुस्लिम व्यापारी भी भारत में व्यापार करने आया करते थे, यानी कि अरब लोग आया करते थे। अब यही जो अरब लोग हैं, इनको देखता है वास्को डी गामा, और जब वास्को डी गामा नोटिस करता है, मार्क करता है कि ये जो अरब लोग हैं ये अपने जहाज पे हथियार लेकर नहीं चलते हैं, बहुत कम हथियार लेकर चलते हैं। अगर इन पे आक्रमण किया जाए तो हम इन्हें अच्छा से हरा सकते हैं। और इनका तीसरा उद्देश्य था अरब सागर पे अधिकार करना ही, और अरब सागर पे पहले अधिकार था अरबों का, उस्मानियों का, तुर्कियों का। वही तुर्की लोग उस्मानी कहलाते हैं। देखिए, अगर आपको भारत के साथ व्यापार करना है तो ये अरब सागर आपको पूरा मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ताकि आप जब भी मन तब यहाँ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अरबों का आधिपत्य था। अगर कोई भी जहाज अरबों को मिलता तो वे लोग टैक्स वसूलते थे, अगर टैक्स नहीं दिया जाता था तो ये लोग लूट लिया करते थे। तो पुर्तगालियों का ये उद्देश्य था कि अगर हमको भारत के साथ अच्छे से व्यापार करना है तो पहले अरब सागर पे कब्जा करना होगा, अरब सागर पे अपना अधिकार जमाना होगा। और ये इनका तीसरा उद्देश्य था। मैंने आपको बताया पहला उद्देश्य इनका क्या था, व्यापार करना, लेकिन व्यापार करने में अरब लोग बाधा उत्पन्न करते, इसलिए हिंद महासागर पे कब्जा करना। अब हिंद महासागर पे ऐसे कब्जा तो होता नहीं, किसी का नेतृत्व चाहिए था। अब ये लोग एक पद की नियुक्ति करके ये तीनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक पद की नियुक्ति करते हैं। ये जो इनका 3 उद्देश्य है, मैंने आपको 3 उद्देश्य बताया। पहला उद्देश्य था व्यापार, जो कि व्यापारी लोग कर लेते। धार्मिक प्रचार प्रसार पुर्तगाली लोग कर लेते, लेकिन अरब सागर पे कब्जा करने के लिए, आधिपत्य करने के लिए सेना की आवश्यकता थी। अब इस सेना का कोई नेतृत्व करता चाहिए था, अच्छे से निर्णय लेने वाला चाहिए था। इसलिए अब एक पद की नियुक्ति करके भेजा गया राजा द्वारा। उस समय वहां का राजा था इमैनुअल प्रथम। वहां का राजा उस समय का कौन था? इमैनुअल प्रथम। और इसी इमैनुअल प्रथम ने ही, इमैनुअल फर्स्ट ने ही वास्को डी गामा को भारत में भेजा था कि जाओ व्यापार करो, भारत का खोज करो। इसी के कहने पे सब हुआ है। अब देखिए, ये जो इमैनुअल प्रथम है एक पद की नियुक्ति करके भेजता है जिसका नाम है गवर्नर। और यही अगला टॉपिक हमारा बनता है पुर्तगाली गवर्नर, कि पुर्तगाली गवर्नर आए कौन कौन, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। इन पुर्तगालियों का योगदान भी हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में आए तो क्या क्या योगदान दिया इन्होंने, और फिर ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसा क्या हुआ भारत में कि इनका फिर पतन होने लगा, पतन हो गया, तो फिर इनका पतन भी पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा उद्देश्य आपको समझ में आया, आ गया होगा अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो। पहले तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आया कौन, तो वास्को डी गामा। फिर मैंने उद्देश्य बताया, तो इनका उद्देश्य 3 था, व्यापार, धार्मिक प्रचार प्रसार और अरब सागर पर आधिपत्य। ये तीनों मैंने आपको समझाया। फिर आपको समझना है पुर्तगाली गवर्नर, कि पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन आए। तो पुर्तगाली गवर्नर तो बहुत सारे आए, क्योंकि ये लोग 1498 लगभग 1500 ईस्वी से जब यहाँ शासन करने लगे तो लगभग 1600 ईस्वी तक ये लोग लगातार शासन करते रहे बिना बाधा के, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। तो 100 साल में तो बहुत सारे गवर्नर आए और चले गए। अब सारे गवर्नर के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ 2, 3, 4 महत्वपूर्ण गवर्नर हैं जिनके बारे में आपको जानना है। और वही गवर्नर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन्होंने जब आया यहाँ भारत में तो उन्होंने क्या क्या किया। अब पुर्तगाली गवर्नर आए कौन कौन थे, तो देखिए, पहले थे हिस्ट्राओ डी कुन्हा। पहले पुर्तगाली गवर्नर का जो नाम था वो था हिस्ट्राओ डी कुन्हा, जिनको पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था इमैनुअल प्रथम द्वारा, लेकिन एक किसी कारणवश भारत में नहीं पहुंच पाते हैं। इनको पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं। और 1503 ईस्वी में 1502 ईस्वी में
फिर वापस आता है वास्को डी गामा। देखिए मैंने आपको एक चीज छोड़ा है, वो पहले समझ लीजिए। ये जो मैंने आपको बताया कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया और 1499 ईस्वी में वह पुनः अपने देश लौट गया, और फिर यह आता है, पुनः आता है भारत में 1502 ईस्वी में। कब आता है? 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया। कौन आया भाई? तो वास्को डी गामा। कौन आया? वास्को डी गामा। पुनः भारत कब आया? वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में। और यह उद्देश्य लेकर आया था इस बार कि अब हम लोग यहाँ एक व्यापारिक कोठी स्थापित करेंगे। व्यापारिक कोठी स्थापित करेंगे भारत में। कोठी का मतलब होता है जहाँ पे हम देश के अन्य क्षेत्रों से सामान उत्पादित जो होगा उसको हम लोग खरीद कर लाएंगे और कोठी में हम लोग जमा करेंगे। कोठी देहाती शब्द है, देहात में जो रहते हैं वो समझ रहे होंगे। तो व्यापारिक कोठी ये लोग अपना स्थापना करना चाहते थे, जहाँ पे स्टोर किया जाए सामान को, जहाँ पे कोठी मतलब फैक्ट्री, जहाँ पे अन्य क्षेत्र से लाकर, अन्य क्षेत्र से सामान को लाकर इकट्ठा किया जाए और फिर उस सामान को जहाज पर लाद कर पुर्तगाल तक भेजा जाए और पुर्तगाल में फिर सेल किया जाए। ऐसा फैक्ट्री स्थापित करने का इन लोगों का उद्देश्य था, वास्को डी गामा का। और इसी उद्देश्य के साथ 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया। और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहला फैक्ट्री स्थापित भी कर दिया। 1503 ईस्वी में कोची में, अब इसका नाम कोचीन है, कोची में पहला कोठी स्थापित भी कर दिया। फर्स्ट फैक्ट्री कब स्थापित किया है पुर्तगालियों ने? 1503 ईस्वी में। और कहां स्थापित किया है? कोची में। ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये लोग व्यापार करने आए थे, तो इन लोगों का एक कंपनी होना चाहिए। इन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का निर्माण किया था और इस कंपनी का नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटेन वाला को कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन वाले को ही सिर्फ नहीं कहते हैं। पुर्तगाली आएगा तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच आएगा तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर अंग्रेज आएगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस आएगा तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल आया तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नाम धरा गया? सब में आप देखिएगा तो ईस्ट इंडिया आपको मिलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये जो यूरोप है, यूरोप के पूरब में पड़ता है भारत। यूरोप के पूरब में पड़ता है कौन? भारत। और यहाँ आप व्यापार करने जा रहे हैं तो आपको एक कंपनी बनाना होगा और इस कंपनी का ही नाम रखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो देश आ रहा है वो अपना आगे नाम जोड़ लेता था। पुर्तगाल आया सबसे पहले तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच आया तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड आया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी का जो स्थापना दिवस है वो अलग रहेगा, स्थापना वर्ष अलग रहेगा और भारत में सबसे पहला कोठी स्थापित करने का डेट अलग रहेगा। ये मत समझिएगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये लोग जब व्यापार करने आ रहे थे तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में एक कंपनी बनाकर आए थे जिसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1498 ईस्वी में। इस कंपनी का एक और नाम था एस्तांदो दे इंडिया। एस्तांदो दे इंडिया। इससे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको महत्वपूर्ण लगता है, मेरे तरफ से तो महत्वपूर्ण ही है। अगर आपको लगता है कि हाँ महत्वपूर्ण है तो आप अपने कॉपी कलम लेकर बैठ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। यह अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है कि पढ़िए। क्लास में तो अभी आप पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप क्लास में पढ़े थे तो सर के
सामने आप लोग नोट करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आप सामने नोट कीजिए। यह अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है, सब बिना कहे जो पढ़ते हैं। अब आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, समझ रहे होंगे। देखिए अब आइए टॉपिक पे। 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक कंपनी बनाया था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी कंपनी का अन्य नाम था एस्तांदो दे इंडिया, एस्तांदो दे इंडिया। और यह कंपनी ही, इस कंपनी को ही लेकर आया था कौन? वास्को डी गामा। और 1498 ईस्वी में पहली बार तो आया और 1499 ईस्वी में वापस लौट गया, और पुनः आया 1502 ईस्वी में। पुनः कब आया? 1502 ईस्वी में। और इस बार वो अपना इरादा बनाकर आया था, वापस कब आया? 1502 ईस्वी में। पुनः आगमन हुआ। पुनः आगमन किसका हुआ? वास्को डी गामा का। अब पुनः आगमन हुआ तो यह इरादा बनाकर आया था कि अब हम लोग यहाँ एक व्यापारिक कोठी लगाएंगे ही भारत में, और व्यापार चलाएंगे वहीं से। कुछ पुर्तगालियों को हम लोग वहाँ स्थायी छोड़ देंगे और कुछ व्यापारियों को भेजेंगे व्यापार करने के लिए। अभी जो व्यापारिक कोठी है, सबसे पहले अभी मैंने बताया आपको कि 1503 ईस्वी में इन्होंने लगा दिया। और कहाँ लगाया? तो कोची में लगाया, जो कि केरल में पड़ता है। कहाँ लगाया सबसे पहला व्यापारिक कोठी? सबसे पहला व्यापारिक कोठी, कोठी को ही आप फैक्ट्री कह सकते हैं। सबसे पहला व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने कहाँ लगाया? तो कोची में लगाया। कब लगाया? तो 1503 ईस्वी में लगाया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखिए कब हुआ? 1498 में। लेकिन भारत में अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए इनका नाम रखा जाता है क्योंकि ये यूरोप के ईस्ट में पड़ता है भारत। कोई भी आएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही लेकर आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब आप सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मत समझिएगा, फिर आपको हमेशा गलत होगा। फिर हमेशा आपका जो सवाल का आंसर होगा आपका गलत ही होगा। देखिए यूरोप के पूरा में पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैंने इतना आपको बताया, 1503 ईस्वी में इनका व्यापारिक कोठी स्थापित हो गया। तो अब कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए, तो वही पद बनाकर भेजा जाता है गवर्नर। और सबसे पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया जाता है? हिस्ट्राओ डी कुन्हा को। लेकिन यह किसी कारणवश भारत नहीं पहुंच पाता है, और फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का गवर्नर बनाकर 1505 ईस्वी में भेजा जाता है। किसे भेजा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। और फिर यह रहता है 1509 ईस्वी तक। भारत में कब तक कार्यरत रहता है अल्मीडा? 1505 से लेकर 1509 तक। और इसके बाद जो आता है अल्फांसो डी अल्बुकर, जो 9 से लेकर 15 तक था। और फिर उसके बाद जो वास्को डी गामा के आप नाम सुने, जो आया था सबसे पहले 1498, और फिर पुनः गया वो 1499 में, और फिर आया 1502 ईस्वी में, और 1503 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। वह फिर भारत में आता है, और कब आता है? 1524 ईस्वी में आता है। और वो भी गवर्नर बनकर, क्या बनकर आया? गवर्नर बनकर आया। कौन? वास्को डी गामा। और 1527 ईस्वी में भारत में ही मर जाता है, कोची में ही मर जाता है, जहां पे इसने सबसे पहला व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया था वास्को डी गामा ने 1503 ईस्वी में। उसी कोची में ये वास्को डी गामा अपना अंतिम सांस भी लेता है 1527 ईस्वी में। यह अपना घर भी नहीं जा पाता है, यही बेचारा मर जाता है। अब 1527 के बाद नीनो डी कुन्हा, जो कि हिस्ट्राओ डी कुन्हा का पुत्र था। नीनो डी कुन्हा कौन था? हिस्ट्राओ डी कुन्हा का पुत्र था। यह 1529 ईस्वी में पुर्तगाल का गवर्नर बनकर आता है भारत में। पुर्तगाल का गवर्नर बनकर भारत में आता है, जो कि हिस्ट्राओ डी कुन्हा का पुत्र था, बेटा था। ये तो पूरा खत्म ही हो गया, क्योंकि यह भारत में आ ही नहीं पाया था। अब आया अल्मीडा।
अल्मीडा क्या क्या भारत में किया मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और फिर अल्बुकर्क क्या क्या किया। वास्को डी गामा आया 1524 में, 27 में चला गया दुनिया छोड़कर। यह कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं किया, तो इसके बारे में हम लोग यही जान लेते हैं इतना कि वास्को डी गामा आया था 24 में और मर गया 27 में कोची में। कहाँ मरा था? कोची में। कोची केरल में पड़ता है, यही अपना अंतिम सांस गिना था ये। और फिर उसके बाद है नीनो डी कुन्हा। आए तो बहुत, लेकिन जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। अब आइए, सबसे पहला जो है वो है अल्मीडा। कौन है? अल्मीडा। अब पढ़िए आप लोग फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। इस मैप का भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए इस मैप को साथ में रखते हैं। ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है यह आता है कब? 1505 ईस्वी में, लेकिन जाता कब है? 1509 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पंद्रह सौ 5 ईस्वी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको हटा ही देते हैं। आया कब? 1505 ईस्वी में और गया कब? 1509 ईस्वी में। अब ये आया भारत में तो किया क्या भाई? मैंने आपको बताया था कि अगर आप भारत में अच्छे से कब्जा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ अरब सागर पे आपको कब्जा करना पड़ेगा। और यही किया अल्मीडा। यह एक नीति लेकर आया और उस नीति के तहत यह अरब सागर पे जो अरबों का अधिकार था उस अधिकार को इसने खत्म कर दिया अल्मीडा ने। इस उद्देश्य से ही इसको भेजा गया था कि जाओ और ये जो अरबों का अधिकार है अरब सागर पे उसे खत्म कर दो। और यही किया अल्मीडा। अल्मीडा एक नीति लेकर आया, वह नीति मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह नीति का नाम था नीले जल की नीति। कौन सी नीति? नीले जल की नीति। नीले जल की नीति, या इसी को कहते हैं शांत जल की नीति। नीले जल की नीति या शांत जल की नीति, यह अरब सागर से संबंधित एक नीति है। इसने नीति बनाया कि ये जो अरब लोग हैं ये अपने नाव पे हथियार लेकर नहीं आते हैं, और अगर हम लोग अच्छा नौसेना लेकर आए तो अरबों पे आक्रमण करके हम उन्हें यहाँ से हटा सकते हैं अरब सागर से, और यहाँ भारत पे हम अच्छे से कब्जा करके व्यापार कर सकते हैं। एक अधिकार के रूप में हम लोग व्यापार कर सकते हैं और किसी को हम लोग नहीं घुसने देंगे। अगर वो घुसेगा तो हम उससे टैक्स वसूलेंगे। ऐसा इरादा लेकर आया अल्मीडा और यह नीति लेकर आया, और वही नीति कहलाता है नीले जल की नीति या शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इसने सबसे पहले पुर्तगाल से अच्छे नौसेना को लाया। नौसेना ने भी सबसे अच्छे नौसेना में चलने वाले जहाजों को लाया, अच्छे अच्छे तोप को लाया, बंदूक लाया, और अच्छे नौसेना जो मतलब अच्छे सिपाही थे नौसेना में उनको सिलेक्ट कर करके लाया गया। और यह नीले जल की नीति के तहत अरबों पे आक्रमण कर दिया। अब अरब लोग को पता क्या था कि हम लोगों पे आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहा है। उन लोगों के पास हथियार नहीं होता था, क्योंकि वे लोग बहुत लंबे समय से भारत के साथ व्यापार कर रहे थे और बीच में कोई भी अड़चन नहीं आया था, तो वे लोग निश्चिंत अपना व्यापार कर रहे थे कि कोई हम पे आक्रमण क्यों करेगा, हम लोग आराम से व्यापार कर रहे हैं। लेकिन ये लोग तो घात लगा कर बैठे हुए थे। अरबों पे इन्होंने आक्रमण कर दिया और पूरे अरब सागर पे अपना अधिकार जमा लिया। अब पूरे अधिकार जब जमा लिया तो ये लोग अच्छे से फिर अरबों को हटाकर भारत पे अपना व्यापार करने लगे। यह था बात फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने सिर्फ यही किया, 4 साल के अंतराल में आया 1505 ईस्वी में और गया
9 ईस्वी में इसने सबसे पहले पुर्तगाली के नौसेना को डेवलप किया, मजबूत किया, और इस नौसेना के बदौलत नीले जल की नीति लाया, शांत जल की नीति लाया, और अरब सागर पर जो अरबों का अधिकार था उसे मारकर भगा दिया अरबों को, और अरब सागर पे पूरा पुर्तगालियों का आधिपत्य हो गया। पहले अरबों का अधिकार था इसलिए अरब सागर कहा जाता था, और कुछ समय के लिए पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। कुछ समय के लिए नहीं, लगभग 80-90 साल के लिए पुर्तगालियों का कब्जा हो गया, इसलिए कुछ समय के लिए उस टाइम में इसे पुर्तगाली सागर भी कहा जाने लगा था। अरब सागर को कुछ समय के लिए पुर्तगाली सागर भी कहा जाने लगा था, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगालियों का एकदम पूरे तरह से कब्जा हो गया था। कोई भी जहाज गुजरता था तो उसे टैक्स देना पड़ता था पुर्तगालियों को। यह तो बात था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, और यह 1509 ईस्वी में अपने पद को छोड़ता है, और फिर आते हैं अल्बुकर्क। ये 1510 ईस्वी में जब जा रहा था अपने घर, पुर्तगाल लौट रहा था, तो 1510 ईस्वी में रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1509 ईस्वी से अगला जो आया, अगला जो गवर्नर बन के आया उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह फ्रांस अल्मीडा के जाने के बाद आया 1509 ईस्वी में, और 1515 ईस्वी तक रहा, और इसे ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो अल्मीडा सबसे पहले आया उसे नहीं माना जाता है, लेकिन ये अल्बुकर्क बाद में आया और इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा क्यों भाई? पहले तो आया वास्को डी गामा, पहले तो आया यहाँ अल्मीडा, उसे मानना चाहिए क्योंकि उसी ने रास्ता दिखाया। लेकिन इसे अल्बुकर्क को क्यों माना जाता है? तो इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी ने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित हो पाया, और वह सबसे पहला काम जो है वह है गोवा पर अधिकार। गोवा पर अधिकार जब यहाँ 1500 ईस्वी में, लगभग 1500 ईस्वी की यह बात है, 1509 की बात है, जब 1509 ईस्वी में यह सब काम हो रहा था तो उस समय एक बीजापुर क्षेत्र था, बीजापुर, और इसके शासक थे यूसुफ आदिल शाह। ये आदिल शाही सुल्तान थे, इनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। ये बीजापुर के नवाब थे, और बीजापुर के अंतर्गत ही आता था गोवा। बीजापुर के अंतर्गत ही कौन सा क्षेत्र आता था? गोवा। और इसी गोवा पे 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में ये जो अल्बुकर्क है आक्रमण कर देता है 1510 ईस्वी में गोवा पे, और गोवा पे जाकर अपना अधिकार कर लेता है। और यह पुर्तगालियों का राजनीतिक हस्तक्षेप, सबसे पहला राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है भारत में। बीजापुर का एक क्षेत्र है, बीजापुर का पहले जब 1510 ईस्वी में बीजापुर था तो उसका नवाब थे कौन? यूसुफ आदिल शाह। इन्हीं के क्षेत्र में आता था गोवा, जिसपे 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क आक्रमण करता है और गोवा पर अधिकार कर लेता है। और इसी ने एक और नीति लाया था, उस नीति का नाम था विवाह नीति। अब विवाह नीति, पुर्तगाल में उस टाइम जनसंख्या बहुत कम था, अब सारे लोग यहीं चले आते व्यापार करने, तो फिर उनका देश क्या करता? इसलिए अल्बुकर्क ने एक नीति लाया और कुछ पुर्तगालियों को यहाँ लाकर बताया कि अगर आप यहाँ के महिलाओं से शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, तो हम लोगों का जनसंख्या भी बढ़ेगा, और यहाँ जब रिश्तेदार हम लोग बन जाएंगे तो कोई विरोध भी नहीं करेगा। यह बहुत ही तेज था, इसलिए इसने विवाह नीति लाया कि हम लोग यहाँ विवाह करेंगे और यहाँ के औरतों के साथ संबंध बनाएंगे ताकि यहाँ के लोग हम लोगों का विरोध ना करें। जब संबंध बन जाएगा तो कैसे विरोध करेंगे? तो यह विवाह नीति लाया। और इन्होंने एक और बात बोला कि अगर आप विवाह करने जाएंगे तो पुर्तगाली, यहाँ पहले जाति पाति बहुत व्याप्त था भारत में, तो हम लोग तो विदेशी हैं, कौन शादी करेगा भाई? तो ये लोग, ये जो अल्बुकर्क है एक सुझाव देता है कि हम लोग क्यों ना
ऐसी महिला से शादी करें जो कि विवश हो। ये सुझाव देता है विधवा से शादी करने के लिए कि विधवा को तो सहारा का जरूरत ही होता होगा, और इन लोगों को तो सिर्फ औरत चाहिए था संबंध बनाने के लिए, यहाँ अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। इन्हें कोई अच्छी और कुमारी लड़की नहीं चाहिए थी। इसने ऐसा सलाह दिया पुर्तगालियों को और उन्होंने विवाह भी किया और अपनी जनसंख्या भी बढ़ाया। इतना काम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। इसी को क्या कहा जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार भी कर लिया। इसी ने विवाह नीति भी लाया था। इसी ने यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार किया था। इतना तो बात है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। और यह 1515 ईस्वी में मर जाता है। और अगला कौन आता है भाई? तो अगला मैंने आपको बताया था, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम किया है जिसने, उसी के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आया था वास्को डी गामा 1524 ईस्वी में, और 1527 में कोची में ही भारत में मर गया था। उसके बाद आया था नीनो डी कुन्हा। देखिए अब नीनो डी कुन्हा के बारे में देखिए, जो कि 1529 ईस्वी में आया और 1538 ईस्वी में चला गया। देखिए 1527 में वास्को डी गामा यहां मर गया तो गवर्नर का पद खाली हो गया, तो इसे नियुक्त किया गया। लेकिन ये जब आ रहा था तो इसका जहाज डूब गया था। अब यह सौभाग्य से बच गया। तो जहाज जब डूबा तो इसे आने में देर हो गया, और यही देर आप यहां देख रहे हैं, 27 तो 29। अब 29 में यह आया तो 1530 ईस्वी में इसने गोवा जो अल्बुकर्क जीत के गया था, और अल्बुकर्क के समय में कोची ही इनका मुख्यालय था। कोची में ही पहला फैक्ट्री इन्होंने बैठाया था, वहीं से ये लोग अपना व्यापार करते थे। लेकिन जब ये नीनो डी कुन्हा आया तो इसने अपना मुख्यालय चेंज कर दिया, अपना राजधानी चेंज कर दिया, बदल दिया, और 1530 ईस्वी में गोवा को अपना राजधानी बनाया। गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बना दिया। किसने? नीनो डी कुन्हा ने। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का जो राजधानी परिवर्तन हुआ था गोवा में, किसने बदला था? नीनो डी कुन्हा ने। और कब बदला था? 1530 ईस्वी में। और ये जो गोवा है सबसे पहले गुलाम बनने वाला है क्षेत्र यूरोपियों द्वारा, और सबसे अंत में छोड़ा जाने वाला भी यह क्षेत्र है। इस गोवा के बारे में आप जानते होंगे कि 1961 में पुर्तगालियों ने इसे खाली किया था। कब पुर्तगालियों ने खाली किया? 1961 में, यानी कि 1947 में हमारा देश आजाद भी हो गया था। और पुर्तगालियों ने कब इसे आजाद किया गोवा को? 1961 में। साथ में दमन दीव भी शामिल है। दमन एवं दीव पर भी अधिकार करने वाला यही है नीनो डी कुन्हा। 1535 ईस्वी में इसी ने कहा अधिकार किया था? दीव पर, दमन एवं दीव पर। अब देखिए मैंने आपको 3 प्रमुख गवर्नर के बारे में बताया जो कि पुर्तगाली गवर्नर थे। अब आपको कुछ पुर्तगालियों का योगदान जानना है कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या लेकर ये लोग आए थे। तो सबसे पहला चीज जो है वह है प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहले नहीं था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लोग ही लेकर आए थे 1556 ईस्वी में। और सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाया गया था। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1556 ईस्वी में। इन्होंने ही गन्ना को भारत में लाया था, आलू को भारत में लाया था। भारत में तंबाकू नहीं हुआ करता था। भारत में तंबाकू को भी कौन लाया? पुर्तगाली लोग ही लाए। ये सब इनका योगदान है, अच्छा भी है और खराब भी है। प्रिंटिंग प्रेस तो अभी वरदान के रूप में साबित हो रहा है।
लेकिन तंबाकू से पूरा अभी युवा बिगड़ रहा है। तो कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। प्रिंटिंग प्रेस को कौन लाया? पुर्तगाली लोग ही लाए। गन्ना कौन, आलू कौन और तंबाकू कौन लाए? तो पुर्तगाली लोग ही लाए। और देखिए, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, आलू हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया। चर्च को भी भारत में लाने वाले, चर्च जहाँ पे पादरी रहते हैं, ईसाई धर्म का मंदिर समझ लीजिए, चर्च को भी भारत में लाने वाले कौन है? तो यही पुर्तगाली लोग हैं। पुर्तगाली लोग ही सबसे पहले भारत में चर्च को लाए थे। और अब देखिए इनका पतन, कि पुर्तगालियों का पतन कैसे भारत में हुआ। तो पुर्तगालियों का पतन हुआ था अन्य देशों के साथ युद्ध करके। ये लोग अन्य देशों के साथ युद्ध किए थे और इनका पतन हुआ था। और जब तक आप अन्य देशों का आगमन भारत में नहीं पढ़ेंगे कि ये तो अभी तो पुर्तगाली ही है, अब अकेले में कैसे युद्ध करेगा, अब कोई आएगा तब ना युद्ध होगा। तो अन्य लोग जब आएंगे तब उनके साथ इसका युद्ध होगा और तब इसका जाकर पतन होगा। इसलिए इसके पतन के बारे में आगे आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, शायद लंबा हो गया ज़्यादा वीडियो, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद।